नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ने कक्षा 12 का पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा। कक्षा 12 के हमारे जो पुराने वीडियोस हैं 1 से 16 तक कंप्लीट हैं। आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप नए वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं। तो नए वीडियोस में अभी कुछ चैप्टर्स इनकम्प्लीट हैं जिनको कंप्लीट मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा ये राय है आपसे कि आप इंतजार ना करते हुए पुराने वीडियो से अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं और फरवरी में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी सबसे पहले बिहार बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा कक्षा 12 के बोर्ड में, और उसके बाद अलग अलग जितने भी राज्य हैं मैं सभी राज्यों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चूँकि फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उनको पहले ये प्रोवाइड करा दूँ कि जो आपसे पूछे गए 2022 में, 2021 में, 2019 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कक्षा 12 बोर्ड में, उनका सॉल्यूशन क्या है इनके बारे में। तो आज होगा बिहार बोर्ड के वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर और उनसे संबंधित कुछ बातें। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जीव विज्ञान का और ये है 2022 का। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट, जिनमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखने के लिए होता है। यहाँ पर कुल क्वेश्चन की संख्या 96 होती है, जिनमें से 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं। 20 पूछे जाते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 70 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो जाते हैं, लेकिन आपको करने कितने होते हैं? केवल 35। कितना बढ़िया बात है, कितना बढ़िया बात है कि इतना आप लोग को चॉइस दिया जाता है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि इतनी चॉइस आप लोग को मिलती है कि आधा सिर्फ करना है, 70 में से 35 करना है। अगर अच्छे से पढ़ ले गए मेरे ही वीडियो से, अगर आप क्लास 12 का सिलेबस पूरा पढ़ ले गए ना सही से, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब चूँकि थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आप लोग के बिहार में क्लास 12 में मैंने देखा 11 से भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर विकल्प आपको बहुत है, 70 क्वेश्चन में से केवल आधा करना है, 35 करना है। और वैकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, यानी 35 नंबर का आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट से, जिनमें से आपको केवल 10 करना होता है, यानी सब में आपको आधे का इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि 20 क्वेश्चन है 10 ही करो, कोई भी करो लेकिन 10 क्वेश्चन करो। अब यहाँ पर 35 क्वेश्चन ही करना है 70 में से, ऑब्जेक्टिव में से 35 से ऊपर किए तो वो गलत माना जाएगा। उसके लिए भी रूल है, अगर आप 35 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट कर लेते हो तो शुरू से जो 35 क्वेश्चन आपने आंसर दिया है बस वही चेक होंगे, बाद के नहीं चेक होंगे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 10 करना है। प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हैं, यानी 20 नंबर का आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, जिनमें से आपको सिर्फ 3 करना है। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन करने कितने हैं? 3, इसमें भी आधा। 6 में से कोई 3 करिए, 5 नंबर का होता है 15 नंबर। इस प्रकार से आपका कुल 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? 70 आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ 35 करना है। 35 से ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो शुरू से 1 से लेकर 35 तक गिना जाएगा, उसके बाद का आपका नहीं देखेंगे वो, तो सिर्फ 35 क्वेश्चन को ही करिएगा। शॉर्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं। लॉन्ग में आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं। ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग को एक OMR सीट भी दी जाती है। तो OMR सीट तो आपको पता ही है, ऑप्शनल क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो वो आपको दी जाती है। उस पर आपको जो भी पहले क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं, दूसरे विकल्प में 4 विकल्प हैं, यानी जितने भी 70 वैकल्पिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 4-4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों में से जो आपका विकल्प सही होगा केवल उसी में आपको गोला भरना होगा। जैसे आपके OMR सीट पर ऐसे लिखा होगा
पहले क्वेश्चन का ए, बी, सी और डी। तो आपको पहले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन बी सही जा रहा है तो आपको सिर्फ यही भरना है और कोई नहीं भरना है। तो इस तरीके से आप OMR शीट को भरोगे, कंप्लीटली भरोगे। आप सिर्फ डॉट पेन का यूज़ करोगे, जेल पेन का यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो रीड नहीं हो पाता। याद रखेंगे, बाल पेन का ही प्रयोग करिएगा, डॉट पेन का प्रयोग करिएगा, क्योंकि उससे मशीन को रीड करने में आसानी होती है। OMR शीट कभी कोई पर्सन नहीं चेक करता, मशीन चेक करती है, ध्यान रखना। उसके बाद ये तो पहला था कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी आपका जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपके कॉपी में 10 अंक का नंबर होगा उसको आप लिखेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे, यानी गाइड लेके बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अपने ही शब्दों में उत्तर लिखिएगा। इनका कहने का मतलब ये कि किताबी लैंग्वेज मत यूज करिए, जो भी आप सीखे हो वो अपने अनुसार अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तीसरा कहते हैं दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी अभी आपको दिखाएंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सामने उसके नंबर दिए गए थे, तो उसका पूर्णांक होता है कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा कहते हैं कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपका 70 वैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिनमें से किन्हीं 35 क्वेश्चन को ही आपको करना है। 35 प्रश्नों से अधिक का अगर आप उत्तर देते हो तो प्रथम के 35 जो प्रश्न हैं उन्हीं को आप चेक किया जाएगा। आगे जो 35 के बाद 36, 37 से लेकर 77 क्वेश्चन है वो आपका चेक नहीं होगा, तो सिर्फ 35 का ही दीजिएगा। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 70 में से आपको जो भी 35 क्वेश्चन आ रहा हो उसको ही करिए। पहला आ रहा है पहला कर दो, 5वां आ रहा है 5वां कर दो, 10वां आ रहा है 10वां कर दो, 20वां आ रहा है 20वां कर दो, 36वां आ रहा है 36वां कर दो, 42वां आ रहा है 42वां कर दो। तो इस तरीके से आप 70 में से कोई 35 कर सकते हो, लेकिन 35 से ज़्यादा मत करना। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए जो OMR शीट है उसमें आपको गोला भरना होगा। सही विकल्प को काले नीले बाल पेन से प्रगाढ़ यानी भर दें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून, इन सभी का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा अपनी कॉपी में। तो ये तो शुरू से ही मना होता है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर गलत हो गया है तो छोड़ दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में मान लो आपने कोई क्वेश्चन में आपने गलत गोला भर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, 1 नंबर से कुछ होगा नहीं, आप उस पर ध्यान मत दो। अब उस पर आप नाखून लगाने लगोगे कि मिट जाए, दूसरा गोला भर दें, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, तो मत करिएगा ऐसा, ठीक है। उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अगर ऐसा किए तो परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा। खंड बा में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से आपको सिर्फ 10 प्रश्न करना है। और इसी के खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको सिर्फ 3 करना है और प्रत्येक 5 अंक का होगा। 3 प्रश्न का उत्तर देना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 अंक का है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है, यानी आप ऐसा कुछ भी सामान मत लेके जाइएगा जिससे आप चीटिंग कर सकें, मत करिएगा ऐसा। अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 से 70 तक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब ये तो आपके लिए सरल है कि आप 70 में से 35 ही क्वेश्चन जो आएगा वो करोगे। 20 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 20 में से 10 करोगे। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 3 करना है, लेकिन हमारे लिए तो टफ है, हमें तो पूरा 96 क्वेश्चन सॉल्व कराना है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड कौन, DNA, RNA किस एंजाइम द्वारा खंडित होते हैं, यानी किस एंजाइम द्वारा हम इन्हें काट सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही जाएगा न्यूक्लिएजेज। देखिए शब्द में ही आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिएजेज। मैंने बताया था कि एंजाइम का नाम उनके क्रियाधार के नाम के आधार पर रखा जाता है, लास्ट में ए या सी एज जोड़कर। अब देखिए पॉलीमरेज, आप DNA का बताओ, DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड का। तो
तो ये पॉलीमरेज यानी पॉलीमर है, आरएनए क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए और आरएनए से संबंधित होता है। बताएं आपको डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनने के लिए। अब इसका तो आप बता ले जाओगे, प्रोटीएज बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा। प्रोटीएजेज, प्रोटी आ रहा है ना, किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से, यानी प्रोटीन को नष्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएजेज। लाइगेजेज, लाइगेज मतलब लाइगेट करना, जोड़ना, डीएनए के खंडों को जोड़ने में काम आता है लाइगेजेस। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या, न्यूक्लिक अम्ल को किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जा सकता है, तो न्यूक्लिएजेस, ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। तो आपको पता है कि मनुष्य के हाथ की जो आंतरिक संरचना है, चमगादड़ के पंख की जो आंतरिक संरचना है, व्हेल के फ्लिपर की जो आंतरिक संरचना है, यानी जो हड्डियों का पैटर्न है वे सब एक ही तरह के हैं। कहाँ क्या क्या पाया जाता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, सब में। चमगादड़ के पंख में भी वही हड्डी पाई जाती है, वही हड्डियों का पैटर्न, मनुष्य के हाथ में भी, व्हेल के फ्लिपर में। तो ऐसे अंग जो संरचना में, मूल संरचना में समान, कार्य में भिन्न हो, जैसे मनुष्य का हाथ इन सब चीज़ों को भी यूज करने में आता है, चमगादड़ का पंख उड़ने में, व्हेल का फ्लिपर तैरने में। तो ऐसी संरचना जिनकी मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ऑप्शन डी सही जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए, ठीक है, एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पीसीआर तकनीक में 3 स्टेप आते हैं, कौन कौन सा, एक आता है विकृतीकरण, या जिसे हम निष्क्रियकरण भी कहते हैं, इसे निष्क्रियकरण भी कहते हैं, या इसे डीनेचुरेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, डीएनए को गर्म करते हैं, डीएनए को गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाते हैं, दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं तापानुशीलन, या इसे उपक्रामक भी कहते हैं, एनीलिंग प्रोसेस, एनीलिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, प्राइमर्स को ऐड करते हैं, प्राइमर्स को ऐड करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो आता है प्रोसेस वो है बहुलीकरण, यानी एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, जो प्राइमर्स ऐड किए गए हैं और जो डीएनए के पूरक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डीएनए से जुड़ जाते हैं, पूरक न्यूक्लियोटाइड का डीएनए से जुड़ना। ठीक, तो पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो प्राइमर्स ऐड करने के बाद जब वो डीएनए से जुड़ता है, कौन सा स्टेप, दूसरा स्टेप, यानी ऑप्शन बी तापानुशीलन जाएगा, तापानुशीतन। इसके बाद देखिए चौथा, निम्नांकित में से आरडीटी का साधन नहीं है। आरडीटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए संवाहक, यानी हम एक वेक्टर का प्रयोग करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का। प्रतिबंधन एंजाइम का यूज़ होता है, यही मेन है जो डीएनए को काटता पीटता है। पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग पीसीआर में करते हैं, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज। इंट्रॉन्स का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इसका साधन कौन नहीं है, बी, इंट्रॉन्स नहीं है, ऑप्शन बी जाएगा। उसके बाद देखिए टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, सब कुछ बताया गया आपको। टैग पॉलीमरेज किस में प्रयोग होता है, पीसीआर में। टैग पॉलीमरेज किस में यूज होता है, पीसीआर में। तो
टैग पॉलीमरेज, इसके शब्द टैग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मस एक्वाटिकस इज ए बैक्टीरिया फाउंड इन एरिया वेयर हाई टेम्परेचर अकर, और इसी के नाम के लेटर से ही टैग बना है। देखिए इसका टी ले लिए हैं और इसका AQ ले लिए हैं, इसीलिए कहते हैं टैग पॉलीमरेज। यानी टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन होता है? थर्मस एक्वाटिकस। ऑप्शन ए थर्मस एक्वाटिकस सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, मैंने बताया था। एमनियोसेंटेसिस किस लिए कराते हैं? एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? तो भ्रूण की लिंग की जांच किया जा सकता है इस माध्यम से। भ्रूण में कोई जन्मजात रोग है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सभी का पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस से। तो इसमें विश्लेषण किसका करते हैं? तो मादा में उसके गर्भाशय में भ्रूण जो पल रहा होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें उपस्थित जो द्रव होता है जिसे हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं एमनियोसेंटेसिस में। एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। ऑप्शन सी सही जाएगा। इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं विपुंसन। विपुंसन तो बताइए, आपको पता है कि एक पुष्प है, एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं, वाह्यदल, दल और पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो विपुंसन क्या प्रक्रिया क्या होती है? विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन में हम पुमंग को काट देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। और ये प्रक्रिया कब कराई जाती है? संकरण के दौरान। जब किसी एक पौधे का संकरण हम किसी अन्य पौधे से करते हैं तब। यानी ऑप्शन सी सही जाएगा। मिमिक्री की क्या उपयोगिता है? तो अभी पिछले ही अध्याय में आपको बताया गया है, कक्षा 11 में अध्याय 7 में बताया गया है, मेंढक वाले में। मेंढक अपनी सुरक्षा के लिए जिस जगह पर जाता है उसी जगह का रंग धारण कर लेता है, इसे कहते हैं मिमिक्री। तो ये किस लिए करता है? अपने शत्रु से बचने के लिए। यानी ऑप्शन ए संरक्षण के लिए, खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। उसके बाद आता है 10वां, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। कवक मूल यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध किसके बीच होता है? कवक और उच्च पौधों के जड़ों के बीच। यानी ऑप्शन बी देखिए, कवक और पौधों की जड़ों के बीच। ये भी सब कुछ बताया है आप लोग को। कवक और उच्च पौधों के जड़ों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी सहसंबंध है। यानी उच्च पौधों की जड़ों में कवक पाए जाते हैं जो साथ साथ पौधे और कवक दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। सहजीवी संबंध था ना, सहजीवी संबंध का मतलब ही यही होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जब दोनों के दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पारस्परिक आश्रय क्या होता है? ये है म्यूचुअलिज्म। वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट दे दिए हैं, इसको लिखना चाहिए था सहोपकारिता। पारस्परिक आश्रय यानी म्यूचुअलिज्म, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, इकोलाई तथा मनुष्य के बीच। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु जिसका नाम है इकोलाई, मनुष्य में विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। साथ ही इकोलाई को मनुष्य से भोजन प्राप्त होता है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ऐसे आश्रय को हम पारस्परिक आश्रय, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 3 से 4.5, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो जितना भी ऑप्शन में जो सबसे कम वैल्यू दिखेगी वही लगा दो। ऑप्शन ए 5.6। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? स्मॉग जो धुंध के रूप में होता है, वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण में मुख्य जो घटक होते हैं वो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और साथ ही साथ पैन। ये तीनों की तीनों
फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कहाँ होती है। देखिए, कैपेसिटेशन इज ए फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन क्या है? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणु अंडाणु के भेदने से पहले उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कार्य की ये परिपक्वन कहते हैं। परिपक्व हो जाता है, परिपक्व। तो जैसे आप लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने से पहले आप लोग को पहले क्या किया जाता है? सुधारा जाता है, समझाया जाता है, इतने बजे उठिए, इतने बजे खाइए, इतने बजे पिए, आप सोइए, सही ढंग से नींद लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो जब आप परिपक्व हो जाते हो उन चीज़ों में, तब आपको कहा जाता है कि आप आगे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को भेदने से पहले परिपक्व होता है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र की अंडवाहिनी में होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, ऑप्शन बी सही जाएगा। मादा जनन मार्ग जिसके अंतर्गत अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट आता है। कॉपर टी का कार्य क्या होता है? देखिए, कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी एक डिवाइस है जिसे मादा जनन तंत्र में लगाया जाता है और ये क्या करता है? शुक्राणुओं का भक्षण करता है। शुक्राणुओं का भक्षण करके किसको रोक देगा? निषेचन प्रक्रिया को रोक देता है, निषेचन को रोक देता है। जब शुक्राणु नष्ट हो जाएगा तो अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। यानी ऑप्शन सी, निषेचन को रोकना कॉपर टी का कार्य होता है। कुछ लोग गर्भधारण को रोकना कह सकते हैं, लेकिन नहीं, गर्भधारण को रोकने का काम कॉपर टी का नहीं है। उसके लिए दवाइयाँ होती हैं LNG-20 वगैरह जो गर्भधारण को रोकती हैं जब निषेचन हो जाता है। कॉपर टी निषेचन को ही नहीं होने देता। ऑप्शन सी सही जाएगा। जननांगिक मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? जननांगिक मस्सा जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनाइटल वर्ड्स। तो जेनाइटल वर्ड्स यानी जननांगीय मस्सा जो रोग है वो फैलता है पैपिलोमा विषाणु से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सब कुछ आपको बुक में हमारे मिलेगा A to Z। DNA पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है। DNA पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है किसका? क्लोनिंग संवाहक, यहाँ क्लीनिंग नहीं होगा, क्लोनिंग होगा। क्लोनिंग संवाहक, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा DNA लाइगेज का, जल विद्युत कण संचलन का, इनमें से ये सभी। तो ये सही है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग संवाहक का प्रयोग करते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का भी प्रयोग करते हैं और जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही जाएगा। तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणु यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया को बनाया गया था जो हमारे लिए लाभप्रद हो? इंसुलिन प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया को बनाया गया था ना, इकोलाई का प्रयोग करके। तो इंसुलिन प्रोड्यूस कराते थे। ऑप्शन बी। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो आपको पता है कि हम डीएनए के क्लोनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा यानी ब्लंट एंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका ऑप्शन सही जाएगा बी, EcoR5। निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वास्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? यानी इनमें से ऑप्शन वो ढूंढना है जिसमें स्वास्थानीय संरक्षण हम नहीं करते। देखिए, स्वास्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है? स्वास्थानीय संरक्षण का मतलब होता है जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे बड़े बड़े नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको छोड़ दिया जाए, उन्हें हम कुछ भी हस्तक्षेप ना करें उनके जीवन में।
तो वो कहलाते हैं स्वास्थाने। और बहिस्थाने मतलब हम उन जानवरों को जंगल से निकालकर चिड़ियाघर में ले आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहिस्थाने संरक्षण। ऐसे ही हम जंगली पौधे को ले आकर उद्यानों में उसको उगाएं, वानस्पतिक उद्यान में, बॉटेनिकल गार्डन में, तो उसके प्राकृतिक आवास से हम निकालकर अपने कृत्रिम आवास में उसको ले आए हैं, तब इसे कहते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। तो बहिस्थानीय संरक्षण यानी कह रहे हैं कि स्वास्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, यानी इनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, बहिस्थानीय संरक्षण कौन है। तो इनमें से बहिस्थानीय संरक्षण कौन है, वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं मनुष्य द्वारा, यहाँ पर बाहरी पौधों को लाकर उगाया जाता है। सुरक्षित जैव मंडल यानी जो बायोस्फीयर है, उनमें कोई हस्तक्षेप मानवीय नहीं होता। वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरीज में भी कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जीने दिया जाता है। पवित्र वन में भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। यानी ये एक ऐसा तरीका है जो मानव के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट आता है एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, ऑप्शन बी एनाबिना के साथ। टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो टैपिटल कोशिका दर्शाती है इनमें से समसूत्री कोशिका भाजन या अर्धसूत्री कोशिका भाजन या एंडोमाइटोसिस कोशिका भाजन या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित। इनमें ऑप्शन डी सही जाएगा। हालांकि ये मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, ये कहाँ से ये इतना डेप्थ में पूछ लिए मुझे भी नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे डी लग रहा। 24 का देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, तो आपको पता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु यानी ऑप्शन सी, ये है एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या बनाती हैं, मेगा स्पोर बनाती हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध चक्र का मतलब है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल देखिए दो चक्र होते हैं, एक ओएस्ट्रस साइकिल होता है और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। एक होता है मध चक्र और दूसरा होता है मासिक चक्र। तो मध चक्र किस में होता है, मनुष्य में होता है, बंदरों में होता है। लेकिन मासिक चक्र जो मध चक्र जो होता है ओएस्ट्रस साइकिल, वो किस में होता है, गाय भैंस में। ऑप्शन डी सही जाएगा। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी द्वारा होता है, गाल्जी काय द्वारा। ऑप्शन सी। मनुष्य में अपरा का निर्माण यानी प्लासेंटा का निर्माण किससे होता है, अपरा यानी प्लासेंटा का निर्माण किससे होता है, कोरियन द्वारा, कोरियन झिल्ली से होता है। प्लासेंटा का कार्य भी पूछा जा सकता है, तो प्लासेंटा का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषक तत्व पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाना। 28वां पूछा गया, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, नर युग्मक पुष्पीय पौधों में यानी क्या, परागकण का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन देखिए, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। परागकण कहिए या लघु बीजाणु कहिए, बात एक ही है। तो देखिए लघु बीजाणु यहाँ पर ऑप्शन में ही दे दिए, तो ये तो होगा नहीं। लघु बीजाणु का निर्माण किससे होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना एमएमसी, वैसे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का, यानी ये है माइक्रोस्पोर। इसमें भी इसको कह सकते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। नेक्स्ट पूछा गया, हुलाक गिब्बन पाया जाता है। ये थोड़ा डेप्थ पूछ लिए हैं, हुलाक गिब्बन पाया जाता है, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा इनके बारे में। इसका ऑप्शन डी है, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। एंटीलॉप सेर्विकाप्रा क्या है, तो ये देखिए इनको गलत तरीके से पूछे, इनको हिंदी में पहली बात देना नहीं था, अब इनकी मर्जी, दे सकते भी हैं लेकिन देना नहीं चाहिए था। एंटीलॉप सेर्विकाप्रा ये काले हिरन का जूलॉजिकल नेम है। काला हिरन यानी ये काला हिरन का जूलॉजिकल नाम है एंटीलॉप सेर्विकाप्रा। पूछ रही है कैसी जाति है, शुभेद्य जाति है, संकटग्रस्त जाति है, विलुप्त जाति या गंभीर रूप से संकटग्रस्त जाति है। तो एंटीलॉप सेर्विकाप्रा काला हिरन ये एक संकटग्रस्त जाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है। आपको पता है कि सलमान खान इसी के केस में फंसा होता है ना, काला हिरन। हिरन से ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, हिरन के कारण ही रामायण हुआ था, पता है ना, हिरन जिसके चक्कर में राम जी निकल गए थे, सीता जी का अपहरण हो गया था। तो हिरन से ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए। देखो सलमान खान भी काला हिरन के केस में इतना लंबा फंसे, छोड़ नहीं रहे उन्हें वन विभाग वाले।
नेक्स्ट देखिए, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां क्या हैं। रेड डाटा बुक जारी किया जाता है संकटग्रस्त जातियों के लिए, या जो विलुप्त जातियां हैं उनके लिए, या जो सुभेद्य हैं उनके लिए। यानी सुभेद्य जातियों, आपत्तिग्रस्त जातियों, संकटग्रस्त जातियों, सभी के लिए। इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई, ऑप्शन डी। कह रहे रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं सीरोलॉजी के अंतर्गत, सीरोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हम सीरम का अध्ययन करते हैं, ब्लड सीरम का। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी किसके कारण होता है। तो ये होता है, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन सी के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है। जोड़ा ढूंढना है कि कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा केवल होता है। आइए देखते हैं, एड्स। चलो, एड्स तो विषाणु के कारण होता है, HIV वायरस। सिफिलिस नहीं होता, सिफिलिस जीवाणु के द्वारा होता है। इसके जीवाणु का नाम होता है ट्राइपोनेमा पैलिडम, ट्राइपोनेमा पैलिडम। तो ये जीवाणु आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए, खसरा होता है मीजल्स वायरस की वजह से, मीजल्स वायरस की वजह से। रेबीज भी होता है रेबीज वायरस की वजह से। यानी यही जोड़ा जो है वो सही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों रोग वायरस विषाणु के द्वारा होते हैं। देखिए, टिटनस जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड आपको पता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। काली खांसी ये जो है जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका नाम है बॉर्डेटेला। क्षय रोग यानी TB किसके कारण होता है। जीवाणु के कारण। क्या नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको बुक में सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषण है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बताइए, वायु का। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी वायु प्रदूषण करते हैं। निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। उद्योगों में जो भी मटेरियल्स बनते हैं उनमें कुछ ऐसे रसायन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो इनमें अपशिष्ट के रूप में उद्योगों से बाहर आते हैं, जलीय माध्यमों में पहुंचते हैं, मृदा में पहुंचते हैं, जिससे मृदा जल प्रदूषित होती है। उद्योगों से इन विषैले पदार्थों के विसर्जन द्वारा जैव आवर्धन होता है, यानी जीवों में ये धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और इनकी मात्रा जीवों में लगातार बढ़ती जाती है, जो एक प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा करती है जीवों में। इनमें DDT भी आता है, पारा भी आता है। इन दोनों के बारे में आपको बताएं कि DDT जो कि एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग खेतों में किया जाता था, भारत में अभी बैन है। तो इससे मृदा प्रदूषण होता था और साथ ही साथ जल प्रदूषण होता था। जब वर्षा होती तो खेत में से ये बहकर DDT नदियों में पहुंचते थे, नदियों में मछलियों में पहुंचते थे, मछलियों को खाने वाले पक्षियों में पहुंचते। तो उन पक्षियों में DDT लगातार इकट्ठा होता रहा और DDT की इकट्ठा होने की वजह से उनमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। उन पक्षियों में जो कैल्शियम का बनना होता था वो डिस्टर्ब हो जाता था, कैल्शियम नहीं बनता था। तो उनके जो अंडे होते थे, अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से उनका जो अंडे का खोल बहुत हल्का बनता था। जैसे ही वो अंडे देते थे बच्चे या उसका जो अंडा था फूट जाता था, वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता था। इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी गई, कमी देखी गई। इसको देखते हुए DDT को बैन कर दिया जाएगा। पारा को देखा गया तो पारा में आपने पढ़ा है मिनीमाता रोग। उसमें भी यही हुआ था। मिनीमाता नामक खाड़ी के पास एक नदी थी जिसमें एक उद्योग द्वारा पारा छोड़ दिया गया था। तो वो पारा उन मछलियों में धीरे धीरे, उस जल के में पाई जाने वाली जो मछलियाँ थी उसके अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होती रही
उन मछलियों को जब वहाँ के मछुआरों ने खाया तो उन मछलियों से पारा उन मनुष्यों के अंदर गया और फिर उन मनुष्यों में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिला, पागल हो गए बहुत सारे व्यक्ति, और वो बहुत फेमस है जापान का मिनीमाता रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जाएगा, ए और बी दोनों जैव आवर्धन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव। सबसे प्रतिकूल प्रभाव रेडियोधर्मी पदार्थ का क्या पड़ता है? वो है आपका जीन उत्परिवर्तन, कैंसर वगैरह हो जाता है जीन के उत्परिवर्तन होने से। हेरोइन क्या है? हेरोइन है डाइएसिटिल मार्फिन। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन के एसिटिलीकरण से, मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, जो कि एक मादक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वेग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको पता है डीऑक्सीराइबोस राइबोस शर्करा क्या कहलाता है? पेंटोज शर्करा कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बनीय शर्करा होता है, 5 कार्बन होती है पेंटोज। पेंट का मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन वाले शर्करा, 5 कार्बन वाले शर्करा है, इसीलिए इसे पेंटोज कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोस राइबोस। अब इनमें से डीऑक्सीराइबोस में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, राइबोस में राइबोस शर्करा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? बताए हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसकी खोज किसने की थी? रोजलिंड फ्रैंक और मॉरिस विल्किंस। भगवान जाने इन लोग का नाम कैसा रहता है। रोजलिंड फ्रैंकलिन होगा, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की संरचना को देखा था, खोज इन्होंने किया था। जब डीएनए के एक विलगन के टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब क्या होता है? आपको पता है कि डीएनए को गर्म करने पर उसके जो दोनों रज्जुक हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी विकुंडलन हो जाएगा। जो कुंडलित हैं डीएनए वे अलग हो जाकर विकुंडलित हो जाते हैं, ऑप्शन बी सही जाएगा। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण, तो मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? त्वचा का रंग। इसके बारे में भी बुक में दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं उसको। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? आपको पता है, एलील कहते हैं, युग्म विकल्पी। एक जीन के विभिन्न रूप को एलील यानी युग्म विकल्पी कहते हैं। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ये एक बार नीट में भी पूछा गया है। रेशम के धागे में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन प्रोटीन किसकी किस्में हैं? तो शक्ति रेटिन ये सभी किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं, मेज की, ऑप्शन बी सही जाएगा। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, अब ये बहुत डेप्थ में पूछ लिए हैं, मिल भी नहीं रहा था कहीं पर। पेनिसिलियम उत्पादित करता है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक। कवक इज ए माउल्ड, तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन दिख नहीं रहा था, और कहीं जगह मैंने देखा है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, मीटोस्पोर और मी है, यानी ए और सी दोनों, ऑप्शन डी सही जाएगा इसका। नेक्स्ट, निषेचन, आंतरिक निषेचन किस में होता है? आंतरिक निषेचन किस में होता है? यानी जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर मिलते हैं तो वो किस में होता है? तारा मछली में, हाँ, शार्क मछली में, हड्डीदार मछली में, या फिर उभयचरों में? तो इसका ऑप्शन सही जाएगा बी, शार्क में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है जैव विकास का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण आती है, ठीक है। जब डीएनए में चेंज होता है तभी उत्परिवर्तन होता है, और उत्परिवर्तन रिस्पॉन्सिबल होता है विभिन्नता के लिए। पूसा शुभ्रा एक किस्म है, किसकी? तो पूसा शुभ्रा किस्म है फूल गोभी की, ऑप्शन बी। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, बिना निषेचन का हम पौधे का उत्पादन ग्राफ्टिंग से भी करते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग में सिर्फ हम एक पौधे पर दूसरा पौधा लगा सकते हैं। हम बिना निषेचन के बहुत सारे पौधों का निर्माण करते हैं कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिनके बारे में आपको कंप्लीट बताया गया है, कायिक प्रवर्धन। ठीक, आलू में होता है, कंद प्रकंद, राइजोम, जिंजर में, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लाइड गेहूं है, गेहूं का एक प्रजाति जिसका नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछा है कि कितने होते हैं, 7 गुणसूत्र, 14, 30 या 42।
तो ये होता है 42 गुणसूत्र। ये भी आपका मात्रात्मक लक्षण के अंतर्गत आता है, एनसीईआरटी में दी गई है। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल बताइए। एडीए का उत्पादन कहाँ होता है? तो बी ऑप्शन, लिम्फोसाइट में। ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है, गठिया इलाज में काम आता है, एंटासिड है या वात स्फीति के इलाज में। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीन होता है जिसका प्रयोग किया जाता है सूजन वगैरह को कम करने के लिए, वात स्फीति यानी एम्फाइसीमा के प्रयोग में किया जाता है इलाज में। ऑप्शन डी। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तुरंत हाइब्रिडोमा जैसे ही शब्द आए तुरंत क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ऑप्शन डी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संश्लेषण के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है? धान का खेत, पशु, दीमक या सभी? तो सभी। धान का खेत भी मीथेन का उत्सर्जन करता है, पशु के डंग में जो होते हैं मिथाइलोजन वो भी मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, दीमक भी करता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय के स्तर में, उसके अंडवाहिनी में नहीं पूछा गया है, गर्भाशय के स्तर में कौन प्रत्यारोपित होता है? तो आपको पता है कि युग्मनज विभाजित होता है, मारूला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित होता है। जब वो ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है 64 कोशिकीय स्टेज में, तब वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन। ऑप्शन डी सही जाएगा। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव का भ्रूण किस झिल्ली में संरक्षित रहता है? एलेंटोइस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में या पेरिटोनियल गुहा में? तो आपने अभी पढ़ा था कि मानव भ्रूण एमनियोटिक झिल्ली द्वारा एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित होता है। ठीक, ऑप्शन बी। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये भी मुझे ज़्यादा ढंग से सही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसका जो मैंने ऑप्शन देखा है, मानव के विकास के आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी दिनांकन यानी रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। डायनासोर क्या हैं? तो डायनासोर किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, और विलुप्त हो चुके हैं, यानी क्या? विलुप्त सरीसृप। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीनोजोइक युग किसको माना जाता है? आपको अभी जैव विकास में ही बताए थे। सीनोजोइक युग किसका युग है? स्तनधारियों के विकास का, उद्भव का युग है, आधुनिक वनस्पतियों का काल है। ऑप्शन ए। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हट गया क्या है? तो सी डीएनए, इसे कहते हैं सी डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। ठीक है, जो डीएनए आरएनए से बनता है, आरएनए से बनने वाले डीएनए को देखिए, नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत फेमस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम के द्वारा होता है, यानी आरएनए से डीएनए किस एंजाइम की मदद से बनता है? तो याद रखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से डीएनए बनता है किस एंजाइम के द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बनता है। नेक्स्ट, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम बताइए। पीसीआर के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? एंडोन्यूक्लिएज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिएज या टैग पॉलीमरेज? तो अभी आपने पढ़ा है कि पीसीआर में प्रयोग किया जाता है टैग पॉलीमरेज, जो किससे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वाटिकस से। ऑप्शन डी। जब जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़ी रहती है तब क्या कहते हैं? जब जुड़ी रहे एक दूसरे से तो इसे कहते हैं युक्तांडपी। जब एक दूसरे के साथ जुड़े हों, युक्त में हो, संयुक्त हों, संयुक्तांडपी या युक्तांडपी। मनुष्य में दांत की बीमारी, अभी आपको पिछले ही लेक्चर में बताया, दांत की बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक यानी फंगल इन्फेक्शन होता है। किसी का तौलिया नहीं यूज करना चाहिए, किसी का कंघी नहीं यूज करना चाहिए। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घातक बीमारियां होती हैं ना, जैसे एड्स हो गया, कोरोना हो गया, इनकी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इसी कारण हम इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनता है तो ये प्रोसेस थोड़ा जटिल होता है। डीएनए से डीएनए बनता है तो हम बहुत सारी कॉपियाँ बना सकते थे पीसीआर की मदद से, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग में। तो ये एक कुंडली आरएनए होता है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बारे में पूछ रहे हैं। राइजोबियम, स्यूडोमोनास, ए और बी दोनों, ईस्ट। तो ईस्ट तो नहीं करता, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, स्यूडोमोनास भी करता है, यानी ऑप्शन सी सही जाएगा। फ्रैंकिया क्या है? तो फ्रैंकिया जैव उर्वरक है प्रतिजैविक के जीवाणु समुदाय। तो ये एक फ्रैंकिया एक क्या है? बायो फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक। ये एक जीव है फ्रैंकिया, जिसका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण बताइए। मरुस्थलीय अनुकूलन यानी जहाँ पर जल की कमी हो वहाँ पर कौन से पौधे उगते हैं? अगेव, नागफनी, ए और बी दोनों, या ट्रैपा। तो इसमें ऑप्शन सही जाएगा, अगेव भी उगता है, नागफनी, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर पूछ रहे हैं शैलक्रमक क्या है? शैलक्रमक चट्टान, जो नग्न चट्टान होते हैं उन पर जो क्रमक होता है, क्रमिक विकास होता है, उसे शैलक्रमक कहते हैं। नग्न चट्टानी प्रदेशों में होता है। सबसे पहले लाइकेन आते हैं, सारी चीज़ें, ठीक। जीव रहित नहीं होता, यहाँ पर आप सोचो कि ए और बी दोनों लगा दें, जीव रहित नहीं होता, जीव पाए जाते हैं, लाइकेन पाया जाता है। तो ये था आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा दिए गए। अब आता है आपका खंड बा, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें 20 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ 10 का ही करना है। 20 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको जो आता है वो आपको करना है। प्रत्येक अंक के लिए 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। एक कह रहे हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था को आप सिर्फ फिगर बना के दिखा दो, समझाना लिखना कुछ नहीं है। दूसरा आप दिखा दो कि जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन कैसे होता है, फिगर बना के सिर्फ दिखा दो। तो यहाँ पर मैंने फिगर दिया है। समसूत्री कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज यानी मध्यावस्था होती है, मध्यावस्था, उसमें क्या होता है? देखिए, मध्य से बात क्या आती है? कोशिका के मध्य में एक मध्यावस्था पट्टिका यानी मेटाफेज प्लेट बनती है। मध्यावस्था पट्टिका बनती है, किसके द्वारा बनती है? गुणसूत्रों के द्वारा। जो गुणसूत्र अलग अलग पोल्स पर होते हैं वह मध्यावस्था में, मध्य में इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और जो तर्क तंतु यानी सेंट्रियोल्स होते हैं वे स्पंडल फाइबर के माध्यम से इनके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। बस यही आपको फिगर बना के दिखाना था। ये भी 11 से पूछ लिए हैं, क्लास 12 का एग्जाम ले रहे हो, पूछ रहे हो 11 से। अब देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में द्विविखंडन बाइनरी फिजन कैसे होता है? तो ये आपका अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। जीवाणु में द्विविखंडन क्या है? एक सिंगल सेल होता है, वही डिवाइड हो जाता है, 2 कोशिका बना लेता है। जीवाणु में द्विविखंडन की प्रक्रिया उसके कोशिका विभाजन के समतुल्य है। तो जीवाणु जिसके पास क्या होता है? ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सलवाल पाया जाता है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अंदर डीएनए होता है। इसके डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि नग्न होता है, इसके पास कोई केंद्रक नहीं होता। अब सबसे पहले क्या होता है? इसका जो डीएनए है वह रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए। तो 2 डीएनए जब बन जाता है तो दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनके कोशिका भित्ति में संकीर्णन उत्पन्न होता है, बीच में से संकीर्णन उत्पन्न होता है ताकि ये अलग हो जाए। संकीर्णन धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होकर 2 अलग अलग कोशिका यानी 2 अलग अलग जीवाणु बना देती हैं। यही था आपका द्विविखंडन। अगर आप इसको देखकर सीख ले जाते हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप इंग्लिश में लिख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं है, लिखा है सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, यानी डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। फिर कह रहे हैं द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट्स, यानी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो बढ़ती है, सेपरेट करती है डीएनए को। उसके बाद क्रॉस वॉल फॉर्म्स होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? बीच में से संकीर्णित होते हैं और क्रॉस वॉल्स फॉर्म्स कम्प्लीटली, जो वॉल्स है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और फिर कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? प्रतिरोधी का मतलब समझते हैं ना, जिससे बचा जा सके। किससे बचा जा सके? पीड़कों से, यानी पेस्ट से, कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। तो पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है? ऐसा पौधा, ऐसा फसल जो अपने आप को कीड़ों मकोड़ों से बचा ले जाए, ऐसे पौधों को हम पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। वे पौधे हैं जो खुद को कीट मकोड़ों से खुद ही बचा ले जाएं, उन्हें कीट प्रतिरोधी या पीड़क प्रतिरोधक पौधा कहता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कहते हैं।
ऐसे पौधे, अब देखिए इनका खुद ब खुद नहीं बनता, हम लोगों के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे बीटी कॉटन बनाया गया, तो बीटी कॉटन में क्या किया गया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस में एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिनमें से क्राइजीन को निकाला गया, जो एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो मक्का छेदकों और कॉटन बॉलवर्म्स को मार देता है। तो कॉटन का जो पौधा है उस पर एक कीड़ा जिसका नाम है बॉलवर्म, वो पहुंच जाता है। कॉटन का जो पुष्प है खिलने से पहले उसके अंदर घुस के कॉटन को खा डालता है। तो इससे जो कॉटन है यानी रुई है उसका उत्पादन कम हुआ। तो मनुष्यों ने इसके इजाद के लिए बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन एक ऐसा पौधा है, कपास का ही एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर क्राई जीन है। वो जीन एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो जब वो जो कीड़ा है कपास को खाता है तो वो खाते ही मर जाता है। इससे मनुष्य को कोई दुष्प्रभाव नहीं है, उस पौधे को कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यानी ऐसे पौधों को बनाना जो खुद ही कीड़े मकोड़ों से अपनी रक्षा कर सके, वे कहलाती हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। इसके बारे में डिटेल आपको बताया गया है कक्षा 12 में, अध्याय 11 अध्याय 12 में। तो ऐसे पौधे जो पीड़कों से स्वयं की रक्षा कर सके, इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पीड़कनाशी जो रसायन है, केमिकल्स हैं, वे दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब करते हैं। तो इनके छिड़काव पहले होते थे खेतों में, आज भी होते हैं कुछ जगह पे, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारे वातावरण को। तो इनसे बचने के लिए ही ऐसी टेक्निक्स लाई जा रही है कि इनका प्रयोग ना किया जाए। अतः रासायनिक पीड़कनाशियों का उपयोग कम हो और मानव जाति को इनसे होने वाले हानि से बचा जा सके। एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जो बीटी जीन है, बीटी शब्द किससे लिया गया है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु से, थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु से। इसी जीवाणु में से जीन निकाला गया था, कॉटन में इंजेक्ट किया गया, इसीलिए इसे बीटी कॉटन कहते हैं। बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि ऐसे बहुत सारे पीड़क प्रतिरोधी पौधों की किस्मों को तैयार किया गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। ये व्यवहारिक अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेशन। आप किसी भी वातावरण में जाओ, वहाँ के अनुरूप आप एडॉप्ट कर ले जाओ, तो उसे कहते हैं अनुकूलन। तो ये सब में नहीं होता, बहुत से जीवों में नहीं पाया जाता। जैसे मेंढक वगैरह हैं, वे ठंडी के मौसम में एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। ठंडी में जब छिपते हैं तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं, गर्मी में जब छिपते हैं तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं। तो हम लोगों क्या है, अब ठंडी पड़ रही है तो हम लोग ठंड के अनुसार भी अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, कपड़े अच्छे से पहनते हैं, स्वेटर वटर पहनते हैं, जिससे हम उस मौसम में अडॉप्ट कर जाएं। तो इसी को कहते हैं अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में प्राणियों द्वारा सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही प्राणियों में अनुकूलन कहा जाता है। 2 नंबर का है, इतना लिखना इनफ हुआ। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं बंध्याकरण क्या होता है? बंध्याकरण यानी स्टेरिलाइजेशन। वे दंपत्ति, वे कपल, वे पति पत्नी जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है, वे ऑपरेशन के द्वारा बंध्याकरण करा सकते हैं, जिसे शुद्ध भाषा में नसबंदी कहते हैं। तो उसमें करते क्या हैं, होता क्या है कि हम सर्जरी द्वारा कुछ चेंजेस कर देते हैं शरीर में, जिससे वे बच्चा उत्पन्न ना कर सके। इसी को कहते हैं बंध्याकरण। जैसे पुरुषों में कराया जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसे कहते हैं वासेक्टोमी। पुरुषों में उसके शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है, तो उससे शुक्राणु बाहर नहीं निकलता। अब ये सोचोगे कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलता तो जो बनता है वो कहाँ जाता है? तो जो बनता है वो क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है शरीर में और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम यही चीज़ होता है मादा में। मादा में अंडवाहिनी, जिसे हम कहते हैं मादा में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन। तो इसमें क्या करते हैं कि मादा में जो डिम्ब वाहिनी होती है, ओविडक्ट होता है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, उसको काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंड बाहर ना आ सके। तो बंध्याकरण क्या है? शल्यक्रिया विधियां, जिन्हें बंध्याकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, यानी संतान उत्पन्न नहीं करना उन्हें, तथा वे अस्थायी माध्यम के रूप में पुरुष और स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्यक्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है, फलता गर्भाधान नहीं होता। पुरुषों में इसको कहते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन, वासेक्टोमी। महिलाओं में इसे कहते हैं डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी। सब कुछ बताया गया चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th में।
नेक्स्ट आता है पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या होता है, एक पुष्प है, उसमें 4 मुख्य चक्र होते हैं। एक होता है बाह्य दल, ये क्या है, बाह्य दल, जो लगभग ग्रीन कलर का होता है ज़्यादातर। उसके बाद होता है एक दल जिसे हम पेटल कहते हैं, और उसके बाद एक होता है चक्र जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक, ढेर सारे होते हैं। और ये जो बीच में खड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, स्त्री केसर। कह रहे बताइए कि ये क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर क्या है, नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करिए। तो पहले तो चित्र बना दो पुष्प का और उसमें आप दिखा दो पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है। अब यहाँ पर पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। इसमें ही क्या बनता है, नर युग्मक बनता है परागकण के रूप में। स्त्री केसर क्या है, पुष्प का मादा भाग है। इसमें क्या बनता है, अंडकोशिका बनती है, यानी मादा युग्मक बनता है। ठीक है। और जो दल और बाह्य दल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं, सहायक चक्र। और ये आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आवश्यक होते हैं पुष्प के लिए। यही ना हो तो जनन नहीं होगा पुष्प में, पौधे में। तो यहाँ पर पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल पहला, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। तो देखिए पुंकेसर क्या है, पुंकेसर नर जनन अंग है, ठीक, जिसमें परागकण यानी नर युग्मक पाया जाता है। और पुष्प का तीसरा चक्र है, यानी 1 2 3 तीसरा चक्र है। ढेर सारे पुंकेसर पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुंकेसर के समूह को कहते हैं पुमंग, पुंकेसरों के समूह को पुमंग यानी एंड्रोशियम कहते हैं। सेम इसी तरीके से स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या है, मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग है जिसमें अंडकोशिका पाई जाती है। स्त्री केसरों के समूह को, हो सकता है किसी पुष्प में एक ही स्त्री केसर हो, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। तो स्त्री केसरों के समूह को जायांग यानी गाइनोशियम कहते हैं। इनमें से बाह्य दल और दलपुंज, बाह्य दल और दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जनन क्रिया में कौन भाग लेता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, क्योंकि इसमें नर युग्मक, इसमें मादा युग्मक बनते हैं, दोनों के फ्यूजन से युग्मनज बनता है। जायांग और पुमंग को क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। ये रहा आपका फिगर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस जो आपको ये बताया जा रहा है जिसमें सारे आंसर दिए गए हैं, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। हमारा एप्लीकेशन कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड कर सकोगे, वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो के लिंक में भी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और उस एप्लीकेशन में आप कैसे इसको फ्री में डाउनलोड करोगे वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 6वां, 4 शर्करा उत्पादक पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। शर्करा का उत्पादन यानी कार्बोहाइड्रेट को उत्पादित करने वाले प्लांट कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, पाया जाता ना, ग्लूकोज। आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, चुकंदर में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है। इनका साइंटिफिक नेम लिखना है। गन्ने का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रम बारबेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू सोलेनम टुबेरोसम, चुकंदर बीटा वल्गैरिस, शकरकंद इपोमिया बटाटास, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ये कलिका क्या होता है, बड, और बल्बिल यानी पत्र प्रकलिका क्या होता है। तो आपको बताया गया अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में आपको बताया गया है, कायिक प्रवर्धन में बताया गया है, कायिक जनन में बताया गया है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें कलिका यानी बड पाई जाती है। बड पौधों पर एक उभार के रूप में होता है, वो धीरे धीरे जर्मिनेट करता है। जब उसे वातावरण में अनुकूलतम परिस्थिति मिलती है तो वो जर्मिनेट, अंकुरित करता है और उससे नया पौधा निकलता है। पौधे अथवा उसके अंग पर पाया जाने वाला एक पिंड है, छोटा सा भाग है, जिससे नए पत्ती और फूल का विकास होता है, कलिका कहलाता है। जैसे आलू में एक कच्छस्थ कलिका पाई जाती है जिससे नए पौधे का ही निर्माण होता है। जो आलू का आप आई भाग देखते हो ना, ऐसे आई बना होता है ना, ऐसे ऐसे आलू में ऐसे ऐसे बना होता है ना, तो ये क्या है, इसी में होता है उसका कच्छस्थ कलिका, जिससे धीरे धीरे कुछ दिन के लिए छोड़ दो आलू, एक पत्ती निकलने लगेगा और धीरे धीरे नया पौधा, तो वो उसका कलिका होता है। पत्र प्रकलिका क्या होता है, एक पौधा है उसमें पत्ती निकली हुई है,
उसके नीचे जो पाया जाता है भाग उसे कहते हैं पत्र प्रकेलिका। पत्र प्रकेलिका भी एक छोटी बल्ब जैसी संरचना होती है जो पत्ती और तने के बीच में होती है, पत्ती और तने के बीच में पाई जाती है। जब वे पूर्ण आकार हो जाता है तो नए पौधे के रूप में विकसित होता है। इसका उदाहरण अगेव और ऑक्सैलिस अनानास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगेव, ऑक्सैलिस और अनानास में पत्र प्रकेलिका यानी बल्बिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, डीएनए को विशेष खंडों पर काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियोज और एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को विशेष खंडों पर काटते हैं। इसे हम आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को विशेष खंड पर काटता है जिसे हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको चैप्टर नंबर 11-12 में बताया गया है। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, एक एंजाइम है जो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उनके दोनों रज्जु के विमुखों सिरों पर आयुग्मित क्षार होते हैं। इन स्वतंत्र आयुग्मित क्षारों को, सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। जैसे मान लो ये डीएनए है तो डीएनए को ऐसे काटता है कि इसमें ये भाग खाली रह जाए और ये वाला भाग खाली रह जाए। इन सिरों को क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड्स कहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल आपको बताया गया। ये सब छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर दोहराना पॉसिबल नहीं है। इन सिरों को हम कहते हैं, इन सिरों पे जो सीक्वेंस पाया जाता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, यानी उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो एक ही वो होता है। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयों को आयुग्मित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम समान होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित को परिभाषित करें। पहला है क्लोनिंग स्थल क्या होता है और दूसरा माइक्रो इंजेक्शन क्या है। तो क्लोनिंग स्थल कहाँ पर होता है, प्लाज्मिड पर होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज ए वेक्टर, एक वाहक है। प्लाज्मिड पाया कहाँ जाता है, कुछ जीवाणु में पाए जाते हैं प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय अतिरिक्त आनुवांशिक गुणसूत्र के तहत। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें उनमें जो आनुवंशिक गुणसूत्र है वे भी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी डीएनए होता है जो गोलाकार डीएनए होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड पर क्लोनिंग साइट होते हैं, एक क्लोनिंग स्थल होता है, एक नहीं कई सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो वो क्लोनिंग स्थल एक ऐसा स्थल होता है जिस पर हम किसी दूसरे विदेशी या फॉरेन जीन को लाइगेट करा सकते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का लंबा टॉपिक है, तो इतना आसानी से यहाँ पर नहीं समझ आ मिलेगा। बस इतना जानते हैं कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पर एक स्थल जहाँ पर फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जा सकता है, जिसे प्रतिबंधन एंजाइम क्या है पहचानते हैं। यानी प्लाज्मिड पर विजातीय या विदेशी डीएनए के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा जो पहचाने गए चिन्हित किए गए स्थल होते हैं उन्हें प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। इन स्थलों पर क्षार युग्मों का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है। किसी संवाहक में कम से कम एक प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए, तभी वो संवाहक हमारे लिए यूजफुल है, वेक्टर यूजफुल है, नहीं तो बेकार है। और एक से अधिक होते हैं तो थोड़ी मुश्किल भी होती है। जैसे एक संवाहक है PBr322, ये भी पूछा गया है नीट में। इसमें हिंद थर्ड BAM-H1 साल1 PVU सेकेंड इको RI ये प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन एक टूल है जिसका प्रयोग IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन के ही तरीके हैं लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। इनकी मदद से हम अंडाणु के अंदर शुक्राणु का केंद्रक पर प्रवेश करा सकते हैं। इनकी मदद से हम द्विकोशिकीय भ्रूण या एकोशिकीय भ्रूण में फॉरेन डीएनए को भी पहुंचा सकते हैं। अति सूक्ष्म सुई है ये, यह एक प्रकार का सूक्ष्म इंजेक्शन है जिसकी सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक, निषेचित अंडे के केंद्रक तथा एक या द्विकोशिकीय भ्रूण में फॉरेन डीएनए को पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 10वां, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। अभी बताएं बाइनरी फिजन क्या होता है। कोशिका में डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, फिर धीरे धीरे डीएनए अलग होते हैं एक दूसरे से और फिर धीरे धीरे कोशिका भित्ति उसके बीच में से सिकुड़ने लगती हैं और फिर दोनों कोशिकाएं अलग होकर 2 नई संततियों का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से बहुविखंडन भी होता है, मल्टीपल फिजन जिसे कहते हैं।
द्विविखंडन आपका हाइड्रा में होता है, जीवाणु में होता है, अमीबा में होता है। बहुविखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है, जिसमें उसकी कोशिका के अंदर केंद्रक कई टुकड़ों में विभाजित होता है और प्रत्येक केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य संलग्न होकर एक दो नहीं कई सारे संततियों का निर्माण करती हैं, तब उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है। यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में ज़्यादातर देखी जाती है, अमीबा, पैरामीशियम इन सभी में देखी जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बढ़ जाता है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण युगलिना, अमीबा आदि। बहुविखंडन किसमें होता है? ये भी इसी की तरीके हैं, लेकिन इनमें दो बनती हैं, इनमें दो से अधिक संततियां बनती हैं बहुविखंडन में। ठीक। अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती हैं, जिससे अनेक संततियां जीवों को जन्म देती हैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है। अमीबा में देखिए सामान्य रूप से तो द्विविखंडन होता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब अमीबा में बहुविखंडन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करिए। सप्रभाविता क्या होता है? जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तब इसे सप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में ABO ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ABO ब्लड ग्रुप में के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैपिटल I होता है। इसके तीन युग्म विकल्पी होते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल I। कैपिटल IA रिस्पॉन्सिबल होता है A ब्लड ग्रुप के लिए, B होता है B के लिए, I होता है O ब्लड ग्रुप के लिए। लेकिन आपको पता है कि ब्लड ग्रुप मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 4, AB, AB और O पाए जाते हैं। तो A पाया जाता है तो इसके में जो युग्म विकल्पी होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीन के जो युग्म विकल्पी मनुष्य में होते हैं दो युग्म विकल्पी पाया जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें ये युग्म विकल्पी पाया जाएगा। B है तो कैपिटल B, कैपिटल B और स्मॉल I, ये सब पता है सब कुछ। लेकिन AB कब बनता है? जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। IA और IB दोनों जब साथ में होते हैं तो ये अपने साथ साथ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB बनता है। इसी को कहते हैं सप्रभाविता। जब दो युग्म विकल्पी साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करें तब इसे कहते हैं सप्रभाविता। देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं युग्म विकल्पी, लेकिन इनमें से केवल एक ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। I O को नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो इसे हम सप्रभाविता नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए A और B, A को बना रहा है, B को बना रहा है, तो इसे सप्रभाविता कहते हैं कि दोनों युग्म विकल्प अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। O कब बनता है? जब दोनों स्मॉल I हों, इसी को कहते हैं सप्रभाविता। कोडोमिनेंस। सप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजीव के दोनों एलील्स, दोनों युग्म विकल्पी पूर्णतः अभिव्यक्त होते हैं। फलस्वरूप F1 संतति दोनों जनकों से समानता प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में ABO रक्त समूह का निर्धारण जीन कैपिटल I द्वारा होता है। इस जीन के तीन एलील IA, IB, I होता है ABO ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए। एक व्यक्ति में इन तीन एलील में से केवल दो एलील पाए जाते हैं। ठीक। जब एलील IA और IB साथ उपस्थित होते हैं तो दोनों समान रूप से अपना लक्षण अभिव्यक्त करते हैं और रक्त समूह AB बनाते हैं। क्लियर? यह सप्रभाविता का उदाहरण है। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है कि जब प्रभावी जीन अपूर्ण रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करे, यानी पूर्ण रूप से नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है गुलाबांस पौधा का, मीठी मटर का, स्नैपड्रैगन का। इनमें पुष्प का रंग होता है लाल, सफ़ेद। लाल जिम्मेदार होगा कैपिटल R और सफ़ेद जिम्मेदार होगा स्मॉल r। यानी पुष्प का जो रंग है उसके लिए जिम्मेदार जो जीन है उसके दो रूप हैं, R, कैपिटल R और स्मॉल r। आपको पता है प्रभावी लक्षण हमेशा ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। मेंडल के नियम के अनुसार अगर ये आता है कि प्रभावी R और अप्रभावी स्मॉल r अगर आते हैं तो इसके अनुसार पुष्प का रंग लाल होना चाहिए। लेकिन इन पौधों में गुलाबांस पौधा, मीठी मटर, स्नैपड्रैगन में लाल ना बनकर ये कैसा बन जाता है? गुलाबी बनता है। यानी जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता, लाल पूरा नहीं बना पाता, हल्का लाल बनाता है जिसे हम गुलाबी कहते हैं। तो जब प्रभावी लक्षण अपना लक्षण पूरी तरीके से प्रभावी ना कर पाए तब उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब किसी जीन के विषम युग्मजीवों में
उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्म जीवों में उत्पन्न लक्षण प्रारूप का मध्यवर्ती होता है, यानी इसका मध्यवर्ती है, लाल का आधा है, गुलाबी है। इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता तथा ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। जब प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों एलील एक साथ होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, तब एक नया फिनोटाइप बनता है जो प्रभावी एवं अप्रभावी के मध्य का होता है, लाल और सफ़ेद के मध्य का होता है। इसके उदाहरण है मीठी मटर, गुलाबाज पौधा, स्नैपड्रैगन। इनमें लाल पुष्पों वाली, सफ़ेद पुष्पों वाली संकरण कराने पर F1 में क्या उत्पन्न होता है, गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं 1-2-1 के अनुपात में। बस नेक्स्ट आता है 12वां क्वेश्चन। मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम लिखे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय रोग के बारे में पूछ रहा है। आपको पता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। नहीं, हीमोफीलिया वर्णांधता नहीं, वो तो जीन की वजह से होता है, जीन की गड़बड़ी से होता है। गुणसूत्र की गड़बड़ी से पूछा है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बहुत है। आनुवंशिक पूछता तब आप कह सकते थे। तो 13वां क्वेश्चन है प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन में क्या अंतर होता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है विरोधी, बायो मतलब जीवन, जीवन के विरोधी। तो किसके विरोधी? जीवन के विरोधी, मनुष्य के नहीं, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं के। तो ये ऐसे दवाइयाँ हैं, ऐसी रसायन हैं जो जीवाणु या रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के रोगों में के उपचार में करते हैं। इंटरफेरॉन क्या होता है? ये मनुष्य नहीं बनाते, ये कोशिकाएं खुद ब खुद बनाती हैं। कौन सी कोशिका बनाती है? जो विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं। मनुष्य में ही ऐसी कोशिकाएं जो विषाणु द्वारा संक्रमित होती हैं, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती हैं। ये प्रोटीन अब जिस कोशिका को संक्रमित करा है विषाणु, चलो उसको तो कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये कोशिका अच्छी है, ये चाहती है कि हमारे आसपास जो कोशिका है वो इस विषाणु से संक्रमित ना हो। तो ये कोशिका अपने आसपास की कोशिकाओं को बचाने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है। तो इंटरफेरॉन क्या होता है? वायरस या विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं जो आसपास की कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं? क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय होता है 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान। ये होता है विभाजन, कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, तो असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय को हम जीन विनिमय कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। 3 प्रकार के आरएनए मुख्य रूप से आप पढ़े हो। संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, रूपांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेरॉन को परिभाषित करिए और इसके संगठक जीनों के नाम बताइए। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन डीएनए पर ही पाई जाने वाली जीनों की कुछ संरचनात्मक चीज़ें हैं जो रेगुलेट करती हैं कि किस एंजाइम का उत्पादन कब होगा, किस प्रोटीन का उत्पादन कब होगा। तो ये पास स्थित संरचनात्मक जीनों एवं उससे संबंधित कंट्रोल जीनों का समूह है जो आवश्यक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका में कोशिकीय उपापचय की क्रिया को नियमित करता है। अब इसमें कौन कौन से जीन आते हैं? तो इसमें ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन आता है, उन्नायक यानी प्रमोटर जीन आता है, प्रचालक यानी ऑपरेटर जीन आता है और नियामक जीन यानी रेगुलेटरी जीन आता है। इन सब के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला का कुछ नहीं, आप आसपास देखो, जो जिसको खाता हो इसकी एक श्रृंखला बना लो। कहाँ से? शाकाहार से मांसाहार तक। देखिए घास है, घास को कौन खाता है? खरगोश। इन खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाता है? भेड़िया। भेड़िया को कौन खाता है? चीता। तो ये क्या? एक श्रृंखला है शाकाहार से मांसाहार की तरफ। यानी जो उत्पादक हैं, घास उत्पादक होते, प्रोड्यूसर, उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के सीरीज को, क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवों की एक कड़ी है, श्रृंखला है, जिनमें जीवों का संबंध भक्षक तथा भोज्य के रूप में होता है। ये क्या है? भक्षक हैं, जो किसको खा रहे हैं? घास को। यानी ये क्या कहलाएगा? भक्ष्य कहलाएगा, जिससे होकर खाद्य और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह इनमें एक ही दिशा में होता है। कहाँ से? उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता। बैक कभी नहीं होता। ये कहो कि चीता को ये खा ले, भेड़िया खा ले, तो ऐसा नहीं होता।
तो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपको दी गई है जो घास बाह्य तंत्र की है। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाता है, लोमड़ी को भेड़िया, भेड़िया को चीता। घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, कीट को सांप, सांप को बाज खाता है। इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट आता है निम्नांकित रोगों के रोगजनक का नाम लिखिए। हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आप मत दे दीजिएगा कॉपी में, वरना 3 की जगह 6 घंटा लगेगा। निम्नांकित रोगों के रोगजनक का नाम लिखिए। अमीबिता किसके कारण होता है? एंटेमीबा हिस्टोलिटिका के कारण बताए थे, अमीबी पेचिस। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण। एस्कैरिता किसके कारण होता है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के कारण। ठीक। जीन कोष से आप क्या समझते हैं बताएं। अभी चैप्टर नंबर 7 में जैव विकास में जीन कोष क्या होता है? किसी समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या, समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या को जीन कोष यानी जीन पोल कहते हैं, जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपसारी और अबसारी विकास में क्या अंतर है? अपसारी विकास क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया समजात अंग, तो जो समजात अंग पाए जाने वाले जीव हैं वो दर्शाते हैं कि वे कहीं ना कहीं किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। जैसे हम, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, चीते की अगली टांग, उसके बाद वेल के फ्लिपर, इन सभी का जो पैटर्न है हड्डियों का वो समान दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हम सभी किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार के विकास को कहते हैं अपसारी विकास। अभिसारी विकास का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के पूर्वजों से एक ही प्रकार के जीवों का निर्माण। जैसे उड़ने वाली पक्षियां हैं तो वे जरूरी नहीं कि सारी पक्षियों का हड्डियों का पैटर्न एक ही है, नहीं, अलग अलग है, तो वे दर्शाती हैं कि वे अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार के विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। अपसारी विकास क्या होता है? समजात अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास समान पूर्वजों से हुआ है जो कि कई सारी पीढ़ियों में, करोड़ों वर्षों में जीवों के समूह अपने पूर्वज से ज़्यादा अपसारी भिन्न होते चले गए। मनुष्य अलग हो गया, बंदर अलग हो गया, चमगादड़ अलग हो गया, घोड़ा अलग हो गया, बने सब एक पूर्वज से हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी जैव विकास। अभिसारी जैव विकास क्या होता है? समरूप अंग पाए जाने वाले, यानी ऐसे अंग जिनका काम तो समान है, उड़ने का काम है सभी पक्षियों का, लेकिन उनकी जो आंतरिक संरचना है, हड्डियों का पैटर्न है, वो भिन्न है। तो जब मूल संरचना भिन्न और कार्य समान हो तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। तो समरूप अंग पाए जाने वाले जो विभिन्न जंतु हैं उनका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। तो ये दर्शाता है कि अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में वे बढ़ते चले गए, उड़ने का काम तो उड़ने ही लगे, तो उससे विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले जीवों विकसित हुए। इस प्रकार के विकास को हम अभिसारी विकास कहते हैं। बस अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 3 सिर्फ करना है। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट कराने का। लास्ट में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एप्लीकेशन के थ्रू इसका PDF डाउनलोड करके आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। कह रहे हैं जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? देखिए, भूमि की उर्वरता, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों को प्रयोग किया जाता है, खाद वगैरह डाला जाता है। तो ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वे हानि पहुंचाते हैं मृदा को भी, मृदा को भी, जल को भी। तो इन रसायनों से बचने के लिए कुछ जैविक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, कुछ जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। वे जीवाणु, कुछ कवक जीवाणु, ये सभी क्या करते हैं? भूमि में उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए उसकी मात्रा को वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल थोड़ा देना पड़ा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अनियंत्रित प्रयोग किया जा रहा है। अब मैंने बताया ना, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? हानि पहुंचाते हैं। मृदा प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण का भी मुख्य कारक है। रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित तथा अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती अथवा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा। जैव उर्वरक क्या है? एक प्रकार के जीव हैं, जीवाणु, कवक, विषाणु भी, जो हमारे लिए लाभप्रद हों, जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया आदि होते हैं। विषाणु मत लीजिएगा, ऐसे किसी विषाणु को हम नहीं जानते हैं, मुंह से निकल गया गलती से। इनके उदाहरण क्या हैं? निम्न। पहला,
राइजोम, लेग्यूम, राइजोबियम, सहजीवन। तो जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, दालों वाली फसलें, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वहाँ पर रहकर नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है उन पौधों को। और नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए। लेग्यूमिनस पादप की जड़ों पर स्थित जो ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं, गांठें, ये दो देख रहे हैं ना गांठें हैं, इन गांठों में ही ये जीवाणु पाए जाते हैं राइजोबियम। वहाँ रह के वो नाइट्रोजन का उत्पादन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उत्पादन नहीं स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे उसका प्रयोग पौधे कर सकें। तो राइजोबियम क्या है? एक जैव उर्वरक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक मुक्त जीवी जीवाणु। ऐसे भी जीवाणु जो पाए जाते हैं जो मृदा में मुक्त जीवी होते हैं, किसी पौधे के साथ अटैच नहीं होते, वो मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते रहते हैं। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये सभी मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी पौधे से नहीं जुड़े होते, फ्री होते हैं। यह भी नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाता है। माइकोराइजा, जिसे कवक मूल कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके वैकल्पिक में भी था। कवक मूल क्या होता है? कवक का उच्च पौधों की जड़ों में पाया जाना। तो कवक पादपों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाते हैं। यह सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ग्लोमस वंश के बहुत से सदस्य माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। इस सहसंयोजन में कवक जो होता है मृदा में फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देता है। यानी कवक मृदा से फास्फोरस को अवशोषित करके पौधों को पहुंचाता रहता है। ऐसे संबंधों वाले पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता, सूखे के प्रति सहनशीलता, पौधों की वृद्धि व विकास को प्रोत्साहित करते हैं। कवकों को पादपों में रहने का स्थान प्राप्त होता है और इस प्रकार दोनों ही साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया ये सभी आते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा देते हैं जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। किसी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पीड़क प्रबंधन क्या है? एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? पीड़क प्रबंधन, पेस्ट मैनेजमेंट, फसलों को कीट मकोड़ों से बचाने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। फसलों को पीड़कों यानी हानिकारक कीटों से बचाने की ये विधि है। ठीक, इसमें कई तरीके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रसायन का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी, पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है, खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर रसायन है ये, तो रसायन क्या करते हैं? मनुष्यों और जीवों को हानिकारक होते हैं उनके लिए, और इनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, फल सब्जी फसल पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत पीड़कों से बचने के लिए हम किसी जैविक माध्यम का प्रयोग करें जिसे जैव नियंत्रण कहते हैं, वो काफ़ी उत्तम होता है। इससे हमें किसी रासायनिक या किसी केमिकल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिसमें जैविक कारकों की सहायता से फसलों को पीड़कों से बचाया जा सकता है। एकीकृत पीड़क प्रबंधन क्या होता है? एकीकृत पीड़क प्रबंधन उन लाभकारी कीटों के संरक्षण को बढ़ावा देता है जो फसलों को अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाती हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई है और अन्य बहुत से ऐसे कीट मकोड़े हैं जो लाभकारी होते, फसलों में हानिकारक कीटों को मारते हैं। फसलों को पीड़कों से बचाने के लिए हम जिन जैविक माध्यम का प्रयोग करते हैं वे पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव न डालें। ये एकीकृत पीड़क प्रबंधन का एक लक्ष्य होता है। जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए जिससे एकीकृत पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम सफल हो सके। पीड़क प्रबंधन हेतु कौन से जीव आते हैं? देखिए, ड्रैगन फ्लाई आता है, व्याध पतंग या भृंग जिसे कहते हैं, बीटल्स। ये क्या करते हैं? भृंग यानी जिन पर लाल और काली धारियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, लेडी बर्ड भी बोलते हैं, ऐसे धारियाँ होती हैं, बीच बीच में ऐसे डॉट होते हैं रेड कलर के।
ये एफिडो को खाते हैं, और जो व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई है वो मच्छरों को खाते हैं। तो इन दोनों से हमें रक्षा मिल जाती है। जीवाणु बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिसे संक्षिप्त रूप में बीटी लिखा जाता है, ठीक, इसका प्रयोग हम कैटरपिलर के नियंत्रण में करते हैं। तितलियों को जो लार्वा होते हैं उन्हें कैटरपिलर कहते हैं, उनके नियंत्रण में प्रयोग कर सकते हैं। इन जीवाणुओं के शुष्क बीजाणु को हम सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध करते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को ऐसे पौधों में जिसमें ये कैटरपिलर होते हैं उनमें छिड़क दिया जाता है, सरसों वगैरह। फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई हैं उन पर छिड़काव किया जाता है। इन बीजाणुओं को खाने पर लार्वा के जो पाचन नली है उसमें टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता, केवल कैटरपिलर को मारता है। पिछले कई दशकों से आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा वैज्ञानिक इस बैसिलस थुरिनजेंसिस के जो टॉक्सिन है उसके जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं, जिससे हम बीटी कॉटन वगैरह बना दिए हैं, जिससे हमें इन स्पोर्स को छिड़कना नहीं पड़ता। उनमें हम जीन ही इंजेक्ट कर दिए उन पौधे में, तो वे जीन जब उन पौधे में पहुंचते हैं तो वो प्रोटीन खुद ब खुद उन पौधे में बनने लगती हैं, हमें छिड़कना नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है फंजाई ट्राइकोडर्मा। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम पादप रोगों के उपचार में करते हैं। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवी कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र अर्थात पौधों की जड़ों में सामान्य रूप से पाया जाता है। बहुत से पादप रोगजनकों के लिए प्रभावी जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस क्या करता है? बैक्यूलोवायरस एक क्या है? रोगजनक है, पैथोजन है, जो कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडा यानी अन्य कीट मकोड़ों को मारता है। अधिकांश जो बैक्यूलोवायरस हैं वो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारक की तरफ प्रयोग में लाए जाते हैं और इन्हें न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस वंश के अंतर्गत रखते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नांकित का वर्णन करें। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना, मेसल्सन और स्टाल का प्रयोग। तो अब मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहा हूँ। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल था वो क्या कहता है कि डीएनए द्विकुंडलित होती हैं और वे राइट हैंडेड फैशन में मुड़ी होती हैं, और डीएनए का जो बैकबोन होता है वो फास्फेट और शर्करा का बना होता है, और डीएनए में अंदर की तरफ नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। डीएनए की जो एक पिच की लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एक पिच में 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये सारी चीज़ें आपको वाटसन और क्रिक मॉडल में देखने को मिलेंगी, ठीक, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मेसल्सन स्टॉल का प्रयोग बताइए। तो मेसल्सन स्टॉल क्या प्रयोग किए थे? आपने पढ़ा है कि यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं, सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बोल कर पढ़ा दिया है। मेसल्सन स्टॉल का प्रयोग, देखिए डीएनए का जो द्विगुणन है वो अर्धसंरक्षी होता है। यानी मैंने बताया ना डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। एक डीएनए है वो डीएनए क्या होता है? एक डीएनए से दो डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए द्विगुणन। तो इसमें क्या होता है, एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, इसे कहते हैं डीएनए का द्विगुणन। तो ये डीएनए क्या होता है? पहले अलग हो जाता है एक दूसरे से। दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड अलग, एक स्ट्रैंड अलग, ठीक। पहले ये कैसा बनता है? पहले खुल जाता है, खुलने पर ये ऐसा हो जाता है, और उसके बाद दोनों स्ट्रैंड बीच से अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। फिर एक नया स्ट्रैंड बनता है ये, और फिर ये कुंडलित हो जाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं? दो डीएनए। आप देखेंगे तो इस डीएनए में देखिए एक स्ट्रैंड किसका है? एक स्ट्रैंड ये वाला कलर देखिए, ये वाला कलर किसका है? जनक का है। एक डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड किसका है? जनक का है। नया तो ये बना है ना रेड वाला। तो कह रहे हैं कि एक डीएनए से जो दो डीएनए बनता है उसमें एक डीएनए, एक स्ट्रैंड, एक रज्जुक जनक का होता है। इसे कहते हैं डीएनए का अर्धसंरक्षी। डीएनए का आधा भाग संरक्षित होता है, यानी डीएनए द्विगुणन एक अर्धसंरक्षी प्रक्रिया होती है। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था मेसल्सन और स्टॉल ने। इसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 6, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया, इसको देख लीजिए सारे आंसर।
समझा नहीं पाएंगे क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया, मेरा गला दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीवाणु भोजी का लाइटिक चक्र का वर्णन करिए। जीवाणु भोजी क्या होता है? बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो जीवाणु व परजीवी होते हैं, जीवाणु को नुकसान पहुंचाते हैं। लाइटिक चक्र, देखिए जीवाणु भोजी के जीवन चक्र में 2 चक्र होते हैं, एक लाइटिक चक्र होता है, एक लयनकारी चक्र होता है। तो जो लाइटिक चक्र होता है उसका वर्णन पूछा गया है। लाइटिक चक्र में क्या होता है, फिगर के माध्यम से देखते हैं, बताने का सब कुछ लिखा है, देख लीजिएगा। जीवाणु भोजी में होता क्या है, जीवाणु भोजी एक क्या है, वायरस है। और वायरस आपको पता है क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जब किसी कोशिका के पास पहुँचते हैं तभी जीवित हो जाते हैं। तो कोशिका के पास पहुँचते हैं, चिपक जाते हैं, इसे हम कहते हैं अटैचमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज आकर कोशिका से चिपक जाते हैं। दूसरे वाले फेज में क्या होता है, पेनेट्रेशन। ये अपने इन अंगों की मदद से अपने न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए को भेज देते हैं यहाँ पर, इसकी कोशिका में। ये जीवाणु है, जीवाणु के शरीर में अपने डीएनए को भेज देते हैं। अब क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस। डीएनए क्या करता है, यहाँ पर रेप्लिकेट करता है, इनका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। और डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर अपने समान कई सारे वायरस को बनाता है। जीवाणु के शरीर में कई सारे वायरस को बनाता है। जब इतने सारे विषाणु बन जाते हैं उसके शरीर में कि उसकी जगह भर जाती है, तो ये जीवाणु फट जाता है। फटने के बाद ये विषाणु, यानी क्या नाम है इनका, बैक्टीरियोफेज, वापस बाहर आ जाते हैं। यही कहलाता है इनका लाइटिक चक्र, जो कि लिखा हुआ है। कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, कृषि पारितंत्र का वर्णन कीजिए। कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत हुआ, हवाई अड्डे हुए, रेलवे स्टेशन हुआ, ये सब मनुष्य द्वारा बनाए हुए पारितंत्र हैं, उन्हें हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में बदल कर करता है, जिसके फलस्वरूप नए पारितंत्र का निर्माण होता है, जिन्हें हम अधिक संलग्न होता है ऐसे पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जिसमें कृषि भूमि तंत्र, जल जीवशाला, एक्वेरियम वगैरह आते हैं। इसमें आपका पूछा गया है कृषि पारितंत्र। तो कृषि पारितंत्र क्या होता है, खेत वगैरह जो भी बनाए जाते हैं। तो खेती में केवल खेती नहीं होती, पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है। तो ये सभी कृषि पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें जैविक कारक भी सम्मिलित होते हैं। जैविक कारकों में बहुत सारे जीव जो फसलों के लाभकारी होते हैं वे शामिल होते हैं। अजैविक कारकों के अंतर्गत प्रकाश, जल, मृदा ये सब शामिल होते हैं। इनके बारे में आपको दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। आनुवंशिकता संशोधित फसल किस तरह से फायदेमंद है। कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी क्रॉप, फसल किस प्रकार से लाभप्रद है। ऐसे फसलों को तैयार किया जा सकता है जो रोगों से लड़ने में सक्षम हो, तो हमें उत्पादकता अधिक मिलेगी। ऐसे फसलों को तैयार किया जाता है जिनमें उनमें उत्पन्न होने वाले पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में बने, इस प्रकार से लाभकारी हैं। सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या कार्य क्या होता है, कहाँ से रिलीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में। मानव वृद्धि हार्मोन अथवा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जिसे कहते हैं, इनके बारे में शरीर की कोशिकाओं के विभाजन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करके वृद्धि, हड्डियों और पेशियों में वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत करता है, कैल्शियम प्लस आयन की उचित मात्रा को बनाए रखता है। मानव वृद्धि हार्मोन मनुष्य की वृद्धि के लिए होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से बौनापन हो जाता है। अगर मानव वृद्धि हार्मोन कम होता है तो वृद्धि नहीं होती, शरीर की बौनापन हो जाएगा। अधिक भी नहीं होना चाहिए, अधिक होने से भीमकायता हो जाती है, कहाँ गया, महाकायता हो जाती है, शरीर बहुत भारी हो जाता है, बहुत बड़ा विशाल बन जाता है। ये सारी चीज़ आपको दी गई है, पढ़ लीजिएगा। बस मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि ये आसान नहीं है, खड़े खड़े 1.5 घंटे जो भी आपका समय लगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने जहाँ तक हो सका मैंने आपको बोल कर बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो एक नज़र डाल सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसके बाद मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जो आप समझेंगे कि हमारे एप्लीकेशन बायोलॉजी इन हिंदी को कैसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और ये फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो सके। तो कंटिन्यू करिए, आगे आपको बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी हमारे बायोलॉजी इन हिंदी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब ओपन करना होगा और फिर सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बायोलॉजी इन हिंदी।
यहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा बायोलॉजी इन हिंदी। बायोलॉजी इन हिंदी चैनल पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपका जो लेटेस्ट वीडियो का सेक्शन होगा वहाँ पर जाना है, किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे दिए गए लिंक पर play.google.com पर जाना होगा। वहाँ पर आपको हमारे इस बायोलॉजी इन हिंदी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस में। ये हो गया पहला ऑप्शन जिसमें आप YouTube के माध्यम से लिंक प्राप्त कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे बायोलॉजी इन हिंदी ऐप। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएगा, बायोलॉजी इन हिंदी। इसके नीचे ध्यान रखेंगे ये कृष्ण गंगा एजुकेयर जरूर लिखा हो, ये इसका यूज़र इंटरफेस होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जब पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेट गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप नए हैं इस एप्लीकेशन पर तो साइन अप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइन अप का। अपना प्रोफाइल बनाइएगा, अपना नाम जो भी हो वो आप लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विकास सोनी। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, कुछ भी। अपना ईमेल आईडी ऐड करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जो कुछ भी है। अपना पासवर्ड आप सेट करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर फ्लो होता हुआ आपको रिज़ल्ट दिखाई देंगे। 2022 में जितने भी बच्चों ने 95 से अब मार्क्स लाए थे उनके आपको रिज़ल्ट दिखाई देंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देगा, बोर्ड परीक्षा 2023, नीट, कक्षा 12 और कक्षा 11 का। यहाँ पर जब आप जिस क्लास में हैं, आप कक्षा 12 में हैं या कक्षा 11 में हैं, तो आप मान लीजिए कि कक्षा 11 में है तो आप कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको 5 सेक्शन मिलेगा। PDF नोट्स, वीडियो टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एग्ज़ाम क्वेश्चन, बुक PDF। यहाँ पर यदि आप PDF नोट्स पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कक्षा 11 के सभी 22 चैप्टर के PDF नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला चैप्टर आपको डेमो के लिए फ्री में दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा चैप्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है। इसकी प्राइस 49 रुपीज़ पर चैप्टर है। आप किसी भी मेथड से पेड कर सकते हो, UPI के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पेड कर सकते हो। पेड करने के बाद ये पूरी तरीके से आपको, जैसे यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, ये भी ग्रीन हो जाएगा, अनलॉक दिखेगा और अनलॉक होकर ये आपको PDF ओपन होने लगेगा। जैसे अभी मैं इसको टैप करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। जब भी मैं इस पर पेड करता हूँ, पेड होने के बाद ये आपको परचेज्ड दिखेगा। अब आप इस पर टैप करेंगे तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। सभी चैप्टर के PDF को परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है एक एक चैप्टर को ख़रीदने के तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चैप्टर। मान लो आपको 5वां चैप्टर खरीदना है, 6वां चैप्टर खरीदना है, कोई भी चैप्टर आपको खरीदना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक साथ सभी को परचेज कर लिया जाए तो यहाँ ऊपर आपको दिखेगा परचेज फुल चैप्टर, जिस पे 20% ऑफ भी है। आप एक चैप्टर खरीदोगे तो आपको 49 रुपये पेड करना पड़ेगा। आप पूरे चैप्टर को खरीदना चाहते हो तो 823 रुपये पेड करना होगा कक्षा 11 के लिए। आप यहाँ पर जब सेलेक्ट करके 823 रुपये पूरा पेड करोगे तो ये पूरी तरीके से सारे अनलॉक्ड हो जाएंगे और आप जब चाहें तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये PDF फाइल है, आपके एप्लीकेशन में ही रहेगा, आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते हो। इसी तरीके से दूसरा सेक्शन है वीडियो का। वीडियो में भी 2 सेक्शन है, यूट्यूब वीडियो, पेड वीडियो। यूट्यूब वीडियोस अभी ऐड नहीं किए गए, थोड़े समय बाद इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। पेड वीडियोस अभी कमिंग सून में, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर पेड वीडियोस भी शुरू होंगे। और टेक्स्ट सेशन भी अभी कमिंग सून है, यानी थोड़ी समय बाद आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभी 11th के नहीं बने हैं। बुक PDF में भी आपको 11th में अभी कुछ नहीं मिलेगा।
आप अगर कक्षा 12 में हैं तो जब आप कक्षा 12 को सिलेक्ट करते हैं तो सेम वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। PDF नोट्स पर चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आप खरीद सकते हो। एक चैप्टर का आपको प्राइस 49 रुपीज़ पेड करना होगा, 49 रुपये। आप किसी भी चैप्टर को खरीद सकते हो यहाँ पर, दूसरा तीसरा चौथा कोई भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हो, सिर्फ 49 रुपीज़ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप एक साथ पूरा का पूरा PDF खरीदना चाहते हो तो परचेज फुल चैप्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, जिसका रेट है 588 रुपये, यानी 20% ऑफ हो गया। और यहाँ से आप 588 रुपये पेड करके सारे PDF को परचेज़ कर सकते हो। लेकिन फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये PDF सिर्फ आपके एप्लीकेशन में ही रहेंगे, आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो यूट्यूब वीडियो और पेड वीडियो, जो कि अभी कमिंग सून में, कुछ समय में ये भी एक्टिव हो जाएंगे। टेस्ट में भी अभी कमिंग सून में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए हैं। पर चैप्टर आपको 19 रुपीज़ पेड करना है, जो भी चैप्टर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। और अगर आप पूरा परचेज करना चाहते हो तो 171 रुपये आपको पूरा पेड करना होगा। बुक PDF के सेक्शन में अगर आप जाते हो तो जो बुक हमारी बनी हुई है कक्षा 12 के लिए, बायोलॉजी के लिए, वे सारे PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि बुक का PDF मुझे मिल जाए, तो बुक का PDF भी आपको अवेलेबल यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर चैप्टर आपको 120 रुपये पेड करना होगा। जो हमारी बुक बनी है उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बुक में दिए हुए सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको नीट में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसकी प्राइस 120 रुपये पर चैप्टर है। अगर टोटल आप 16 चैप्टर का ख़रीदना चाहते हैं एक साथ तो आपको 1260 रुपये पेड करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग बुक ले लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो कोशिश करिएगा कि बुक ऑर्डर कर लीजिए। मीशो पे अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मैंने सारे ऑप्शन आपको दे रखा है। नीट सेक्शन में जाते हैं तो नीट सेक्शन में भी आपको वैसे ही ऑप्शन देखने को मिला, PDF नोट्स, जो कि पर चैप्टर आपको 49 रुपीज़ पेड करना होगा, 11-12 दोनों का मिलाकर। अगर आप 11-12 दोनों का पूरी तरीके से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1411 रुपये पेड करना होगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो अभी वीडियोस ऐड नहीं किए गए, कुछ समय में इसको ऐड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है। नीट में आगे आपको अपडेट किया जाएगा। अभी जो आप लोगों का बोर्ड परीक्षा का अनसॉल्व पेपर चल रहा है वो कहाँ पर मिलेगा, उसका PDF आपको इस सेक्शन में मिलेगा, बोर्ड परीक्षा 2023। इसमें आप जब PDF नोट्स में जाएंगे तो यहाँ पर अभी जो मैंने बिहार बोर्ड का 2022 का अनसॉल्व पेपर कराया है उसका आपको PDF मिल जाएगा फ्री में। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से फ्री रखा गया है, और जो भी चार्ज है वो PDF का है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन मिल जाएगा। आप जो कुछ भी डाउनलोड करेंगे सब आपका वैसे ही रहेगा। मान लो कभी आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है किसी भी वजह से, फिर आप रीइंस्टॉल करोगे और वही नंबर ऐड करोगे जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था एप्लीकेशन पर, तो वो सारी जो PDF आपने परचेज़ की थी वो वापस आपको मिल जाएंगी। इनकेस अगर आपसे ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है, अगर ये एप्लीकेशन आपसे अनइंस्टॉल हो जाता है तो अनइंस्टॉल होने के बाद यदि फिर आप गूगल प्ले से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो अगर आप इस एप्लीकेशन को फिर से डाउनलोड करते हो, आप फिर से इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करने पर आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप मान लिया कि आपने रजिस्टर किया था और आप पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ पर प्लीज़ इंटर ए करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिखने लगेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, कंटिन्यू करिएगा। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP भेजा जाएगा, लेकिन अभी OTP वेरिफिकेशन ऑन नहीं है, इसलिए आपके पास OTP नहीं जाएगा। तो आप मैनुअली कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई हो जाएगा, आप फिर से अपना जो भी पासवर्ड है उसे सेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर उस पासवर्ड को री इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, लॉगिन करने पर आपने यदि कोई भी PDF परचेज़ किया रहा होगा इससे पहले तो वो सारे देखिए अनलॉक्ड हो जाएंगे, परचेज दिखेंगे।
ठीक है, बस। तो उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन यूज़ करना समझ में आ गया है। कुछ ही समय में आपको क्लास 12th में जो वीडियो सेक्शन है उसके यूट्यूब वीडियो सारे आपको लाइन से देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा जिसमें आपको यूट्यूब के वीडियो सारे यहाँ पर लाइन से मिल जाएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर का वीडियो कहाँ पर है। आप इस एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इसको यूज़ करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।